इतिहास में कई बड़े बड़े विजेता हुए, लेकिन एक ऐसा भी था जिसे कभी सुकून ही नहीं मिला। एक ऐसा बादशाह जिसकी पूरी जिंदगी मानो एक सफर थी, एक जंग थी। तो आज हम कहानी जानेंगे उसी बाबर की, एक ऐसे विजेता की जो हमेशा बेचैन रहा। और इस बेचैनी को बाबर ने खुद एक लाइन में समेट दिया था। अपनी आत्मकथा में वो लिखता है, मैंने 2 रमजान एक ही जगह पर नहीं मनाए। सोचिए जरा, सिर्फ ये एक लाइन और ये उसकी पूरी जिंदगी का आईना है। एक ऐसी जिंदगी जिसमें ठहराव था ही नहीं, बस एक लड़ाई से दूसरी, एक शहर से दूसरे शहर। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये बेचैनी आई कहाँ से? तो देखिए, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये उसका पूरा नाम था, उसकी किस्मत में ही शायद ये सब लिखा था। उसकी रगों में जो खून दौड़ रहा था ना, वो कोई आम खून नहीं था। इसे ऐसे समझते हैं, एक तरफ पिता की ओर से वो वंशज था तैमूर लंग का, वही तैमूर जिसने कभी दिल्ली को रौंद डाला था, और दूसरी तरफ मां की ओर से वो वंशज था इतिहास के सबसे बड़े विजेताओं में से एक, चंगेज खान का। तो एक ही शख्स में 2 सबसे खूंखार विजेताओं की विरासत, मतलब दबाव भी जबरदस्त था और प्रेरणा भी। उसका जन्म हुआ था 1483 में, आज के उज़्बेकिस्तान की एक छोटी सी जगह फरगना में। और फिर जब वो सिर्फ 11 साल का था, उसके पिता की अचानक मौत हो गई। खेलने कूदने की उम्र में उस बच्चे के कंधों पर पूरे राज्य का बोझ आ गया। इसीलिए कहते हैं कि बाबर बचपन में ही बूढ़ा हो गया। अब उसकी जिंदगी में खिलौने नहीं, बल्कि साजिशें थीं और सत्ता बचाने की जद्दोजहद। अब इतनी बड़ी विरासत के साथ बाबर के सपने भी बहुत बड़े थे। उसका एक जुनून था, एक धुन थी, अपने परदादा तैमूर की राजधानी, शानदार शहर समरकंद को जीतना। और इसके लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। देखिए, 1497 में पहली बार कोशिश की, शहर जीता भी, पर सिर्फ 100 दिन के लिए। फिर 1501 में दोबारा हमला किया, इस बार 8 महीने टिका, लेकिन उसके दुश्मनों उज़्बेकों ने उसे फिर से खदेड़ दिया। तीसरी और आखिरी कोशिश की 1511 में, पर वो भी नाकाम रही। बार बार हारने के बाद भी उसका हौसला नहीं टूटा। ये उसके चरित्र को दिखाता है। अब जब मध्य एशिया के सारे रास्ते बंद हो गए, तो बाबर को कहीं और तो देखना ही था। उसका समरकंद का सपना तो टूट चुका था, तो उसने अपनी नजरें घुमाई पूरब की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ। इससे पहले 1504 में उसने काबुल पर कब्जा करके अपना एक नया बेस बना लिया था, और यहीं पर उसने बादशाह का टाइटल भी लिया, जो दिखाता है कि वो अब बड़ा सोच रहा था। और किस्मत देखिए, उस वक्त हिंदुस्तान की हालत बाबर के लिए एकदम परफेक्ट थी। यहां दिल्ली में जो लोधी सल्तनत थी, वो अंदर से खोखली हो चुकी थी। इब्राहिम लोधी एक कमजोर सुल्तान था। हद तो ये थी कि पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और खुद सुल्तान के चाचा आलम खान बाबर को चिट्ठियां लिख रहे थे कि आओ और इब्राहिम लोधी को हटाओ। वो सब सोच रहे थे कि बाबर आएगा, लूटेगा और चला जाएगा, लेकिन उनकी सोच गलत साबित होने वाली थी। और इन्हीं सब वजहों से स्टेज तैयार हुआ, इतिहास की उस लड़ाई का जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल दिया, पानीपत की पहली लड़ाई। अब जरा सेनाओं का हिसाब किताब देखिए। बाबर के पास कितने सैनिक थे? सिर्फ 12,000। और सामने कौन था? इब्राहिम लोधी, जिसके पास थी 1,00,000 सैनिकों की फौज और 1,000 जंगी हाथी। देखने में तो ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म थी। बाबर की हार पक्की लग रही थी। लेकिन बाबर अपने साथ 2 ऐसी चीजें लाया था जो लोधी की सेना ने कभी देखी ही नहीं थीं। पहली थी तुलुगमा रणनीति। ये उसने अपने दुश्मन उज़्बेकों से सीखी थी। इसमें सेना के कुछ हिस्सों को छुपाकर रखा जाता था और फिर अचानक दुश्मन को दोनों तरफ से घेरकर हमला किया जाता था। और दूसरा और सबसे खतरनाक हथियार था
तोपखाना, बारूद और तोपें। नॉर्थ इंडिया के लिए ये एकदम नई चीज थी। जब तोपें गरजीं तो उनकी आवाज से लोदी के हाथी बिदक गए और अपनी ही फौज को रोंदते हुए भागने लगे। पूरा खेल ही पलट गया। और फिर 21 अप्रैल 1526 के दिन पानीपत के मैदान में बाबर की छोटी सी लेकिन मॉडर्न आर्मी ने लोधी की विशाल सेना को धूल चटा दी। इब्राहिम लोधी मैदान में ही मारा गया। दिल्ली सल्तनत का सूरज डूब गया और हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य का सूरज उग रहा था। लेकिन दिल्ली जीतना तो बस शुरुआत थी। असली चुनौती थी इस जीत को कायम रखना। भारत में बाबर का असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। अगले 4 साल बाबर लगातार लड़ता रहा। उसने एक के बाद एक कई लड़ाइयां लड़ी ताकि हिंदुस्तान पर उसकी पकड़ मजबूत हो सके। सबसे बड़ी और मुश्किल लड़ाई थी खानवा की, जिसमें उसका सामना हुआ मेवाड़ के महान योद्धा राणा सांगा से। ये जीत पानीपत से भी ज्यादा जरूरी थी। इसके बाद चंदेरी और घाघरा की लड़ाइयों में उसने बचे कुचे विरोधियों को भी खत्म कर दिया। खानवा की लड़ाई का एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। लड़ाई से पहले बाबर के सैनिक राणा सांगा की बहादुरी के किस्से सुनकर डर गए थे। उनका हौसला एकदम टूट चुका था। तब बाबर ने एक मास्टर स्ट्रोक चला। उसने सबके सामने अपने शराब के सारे प्याले तोड़ दिए। कसम खाई कि वो आज के बाद कभी शराब नहीं पिएगा और इस लड़ाई को एक जिहाद यानी धर्म युद्ध का नाम दे दिया। बस उसकी सेना में एक नई जान आ गई। और जब वो खानवा जीत गया तो उसने खुद के लिए एक नया टाइटल लिया, गाजी, यानी धर्म के लिए लड़ने वाला विजेता। ये दिखाता है कि वो अब सिर्फ एक हमलावर नहीं बल्कि हिंदुस्तान में एक नए साम्राज्य का संस्थापक था। हिंदुस्तान में बाबर का राज तो सिर्फ 4 साल का ही था, लेकिन इन 4 सालों में उसने एक ऐसी नींव रखी जो सदियों तक टिकी रही। उसने मुगल वंश की शुरुआत की जिसने 300 साल से ज्यादा राज किया। उसने अपनी जिंदगी की कहानी बाबरनामा में लिखी जो आज भी एक क्लासिक मानी जाती है। युद्ध में तोपखाने का इस्तेमाल और सेंट्रल एशिया के खूबसूरत चारबाग स्टाइल के गार्डन, ये सब बाबर की ही देन है। और 1530 में इस बेचैन विजेता की जिंदगी का सफर खत्म हुआ। उसकी मौत भी उसकी जिंदगी की तरह ही एक सफर रही। उसे पहले आगरा में दफनाया गया, लेकिन उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उसे काबुल में उसके सबसे प्यारे बाग में दफनाया जाए। सालों बाद उसकी इच्छा पूरी की गई और उसके शरीर को काबुल ले जाया गया, जो उसके इस बेचैन सफर का आखिरी ठिकाना बना। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, कौन था बाबर? क्या वो अपनी मातृभूमि से निकाला गया एक मजबूर शरणार्थी था, या फिर एक बहुत ही चालाक मौका परस्त जिसने हिंदुस्तान की फूट का फायदा उठाया, या फिर वो एक दूर की सोचने वाला शासक था जिसने एक महान साम्राज्य का सपना देखा और उसे सच कर दिखाया? शायद सच इन तीनों के कहीं बीच में है। क्या कभी ऐसे बादशाह के बारे में सोचा है जिसका नाम तो हो भाग्यशाली, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी दुर्भाग्य का दूसरा नाम बन जाए? आज हम बात करेंगे दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं की, जिसकी कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा उतार चढ़ाव वाली है। मशहूर इतिहासकार स्टैनले लेनपूल ने हुमायूं के बारे में एक लाइन कही थी जो सब कुछ बयां कर देती है। उन्होंने कहा, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसने जीवन से विदा ली। और सच पूछिए तो ये एक लाइन उसकी पूरी जिंदगी का सार है। चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। साल है 1530। हुमायूं को अपने पिता बाबर से विरासत में एक बहुत बड़ा साम्राज्य तो मिला, लेकिन ये कोई फूलों का ताज नहीं था। ये कांटों का ताज था जिसके चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन थे। उसका पूरा नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, और सबसे दिलचस्प बात, हुमायूं नाम का मतलब होता है भाग्यशाली। कितनी अजीब बातें हैं ना, क्योंकि उसकी जिंदगी में भाग्य के सिवा सब कुछ था। तो अपने पिता की इच्छा पूरी करते हुए हुमायूं ने गद्दी पर बैठते ही एक बहुत बड़ा फैसला लिया, जो आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ।
उसने अपना साम्राज्य अपने भाइयों में बांट दिया। कामरान को काबुल और कंधार मिला, अस्करी को संभल, हिंदाल को अलवर। और इस फैसले का नतीजा ये हुआ कि उसकी अपनी ताकत शुरू से ही कमजोर पड़ गई। और बस यहीं से हुमायूं के शुरुआती शासन में गलतियों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसके नतीजे बहुत बहुत भयानक होने वाले थे। देखिए, हुमायूं की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी दरियादिली थी, लेकिन वो अक्सर गलत वक्त पर और गलत लोगों के लिए दरियादिल हो जाता था। जैसे उसने पैसे लेकर कालिंजर का किला छोड़ दिया और चुनार में अपने सबसे बड़े दुश्मन शेर खान को हराने की जगह उससे सुलह कर ली, और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। चुनार में शेर खान को जिंदा छोड़ देना एक ऐसी गलती थी जिसने हिंदुस्तान का इतिहास ही बदल दिया। यही शेर खान आगे चलकर शेरशाह सूरी बना और उसने हुमायूं से उसका सब कुछ छीन लिया। और फिर आया कन्नौज का युद्ध। इस एक हार ने सब कुछ खत्म कर दिया। हुमायूं को अपने ही साम्राज्य से भागना पड़ा। अब वो एक ऐसा बादशाह था जिसके पास कोई सल्तनत नहीं थी। 1-2 साल नहीं, पूरे 15 साल। जरा सोचिए, एक शहंशाह 15 सालों तक बिना किसी राजपाट के दर दर भटकता रहा। ये उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल और अंधेरा दौर था। इस बुरे वक्त में उसके अपने सगे भाइयों कामरान और अस्करी ने भी उसका साथ देने से मना कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि हर काली रात की सुबह होती है। इसी अंधेरे में एक उम्मीद की किरण भी थी। उसने हमीदा बानो बेगम से शादी की और इसी निर्वासन में उसके बेटे अकबर का जन्म हुआ। वही अकबर जो आगे चलकर हिंदुस्तान का सबसे महान बादशाह बना। लेकिन हुमायूं कोई हार मानने वालों में से नहीं था। उसने निर्वासन के इन 15 सालों का इस्तेमाल अपनी वापसी की तैयारी में किया। वो नए सहयोगी बना रहा था और सही मौके का इंतजार कर रहा था। और जब हुमायूं वापस आया तो वो पहले वाला हुमायूं नहीं था। वो अब ज्यादा मजबूत, ज्यादा अनुभवी और ज्यादा बेरहम था। उसने ईरान के शाह से सैन्य मदद ली, अपने गद्दार भाइयों को रास्ते से हटाया और जैसे ही शेरशाह सूरी की मौत हुई, उसने हिंदुस्तान पर दोबारा धावा बोल दिया। उसकी वापसी 2 बड़ी लड़ाइयों ने तय की। 1555 में पहले मच्छीवाड़ा की लड़ाई जीती, जिससे पंजाब का दरवाजा खुला, और फिर सरहिंद की लड़ाई में सिकंदर सूर को हराकर 15 साल बाद दिल्ली का सिंहासन एक बार फिर उसके सामने था। तो हुमायूं दिल्ली के सिंहासन पर वापस आ गया। उसकी शानदार वापसी की कहानी पूरी हो चुकी थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तो अभी बाकी था। 15 साल का लंबा इंतजार, अनगिनत लड़ाइयां, इतनी मुश्किलें, और नतीजा? वो दिल्ली के सिंहासन पर वापस आने के बाद 1 साल भी पूरा राज नहीं कर पाया। उसकी ये जीत बस कुछ ही महीनों की थी। हुमायूं ज्योतिष में बहुत विश्वास करता था, इतना कि वो हफ्ते के हर दिन ग्रहों के हिसाब से अलग रंग के कपड़े पहनता था। लेकिन कोई ग्रह, कोई सितारा उसे उसकी किस्मत से नहीं बचा सका। जनवरी 1556 वो अपनी लाइब्रेरी दीन पनाह में था। तभी अजान की आवाज सुनाई दी और वो जल्दी में उठा। बस अपने ही कपड़ों में पैर उलझा और पत्थर की सीढ़ियों से नीचे गिर गया, और उसी चोट से उसकी मौत हो गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके बारे में कहा गया था। वो लड़खड़ाते हुए ही इस दुनिया से चला गया। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि हुमायूं को कैसे याद किया जाना चाहिए? एक नाकामयाब बादशाह के तौर पर जो अपनी गलतियों से सब कुछ हार गया, या फिर एक ऐसे इंसान के रूप में जो 15 साल भटकने के बाद भी वापस आया और जिसकी सबसे बड़ी विरासत वो बेटा था जिसे दुनिया ने अकबर के नाम से जाना? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो सकता है। चलिए बात करते हैं एक ऐसे बादशाह की जिसने सिर्फ 5 सालों में एक बहुत बड़ी सल्तनत खड़ी कर दी। एक ऐसा जबरदस्त रणनीतिकार जिसने कुछ वक्त के लिए ताकतवर मुगलों को भी हिंदुस्तान से बाहर का रास्ता दिखा दिया और हुकूमत चलाने का एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसने सदियों तक भारत की शक्ल तय की। आज हम शेरशाह सूरी की कहानी को समझेंगे। 16वीं सदी का हिंदुस्तान, चारों तरफ मुगलों का दबदबा। ऐसे में ये सवाल तो उठता ही है, क्या सच में कोई था जो मुगलों को टक्कर दे सके? उस जमाने में तो ये सोचना भी मुश्किल था। मतलब उनकी ताकत के आगे सब फीके लगते थे। पर इतिहास हमेशा हमें चौंकाता है ना? और ये कर दिखाया एक शख्स ने, शेरशाह सूरी ने। और वो सिर्फ एक जंग जीतने वाले योद्धा नहीं थे, बल्कि हुकूमत चलाने की कला के माहिर थे। उनका सिस्टम इतना जबरदस्त था कि बाद में उनके सबसे बड़े दुश्मन, यहां तक कि अकबर ने भी उसे अपनाया।
तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले मुगलों को दी गई चुनौती को समझेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे एक आम लड़का फरीद शेरखां बना, दिल्ली के तख्त पर उसका कब्जा, एक सल्तनत की नींव और सड़कें और सिक्के जैसी उसकी विरासत, और आखिर में उसकी आखिरी जंग और उसके साम्राज्य के पतन की कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम था फरीद। वो बिहार के सासाराम के एक जमींदार का बेटा था, लेकिन पिता का कुछ खास लगाव नहीं था उससे। तो फरीद ने अपना रास्ता खुद बनाने की ठानी, घर छोड़ा और तालीम की तलाश में जौनपुर पहुंच गया। फरीद की जिंदगी में एक के बाद एक कई बड़े मोड़ आए। जौनपुर की पढ़ाई ने उसे समझदार बनाया, फिर बहार खान लोहानी की नौकरी ने उसे मौके दिए, और फिर वो मशहूर किस्सा जब उसने अकेले ही एक शेर को मार गिराया और उसका नाम फरीद से शेर खान पड़ गया। लेकिन शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब वो बाबर की मुगल फौज में शामिल हुआ। वहां उसने मुगलों के लड़ने का तरीका बहुत करीब से देखा और सीखा। और देखिए उसकी सोच कितनी बड़ी थी। मतलब जिस मुगल फौज में वो नौकरी कर रहा था, उसी वक्त वो उन्हें हिंदुस्तान से बाहर निकालने का सपना देख रहा था। ये उसका आत्मविश्वास और दूर की सोच को दिखाता है। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां ये सपना हकीकत में बदलने वाला था। मुगल बादशाह हुमायूं के खिलाफ उसकी जंग शतरंज की बिसात पर चली गई एक जबरदस्त चाल की तरह थी। ये थी पहली बड़ी बाजी जो शेर खान ने जीती। चौसा की लड़ाई में उसने अपनी होशियारी से मुगल फौज को हरा दिया, और इसी जीत के बाद उसने खुद को शेर शाह का खिताब दिया। अब वो सिर्फ एक सरदार नहीं बल्कि एक बादशाह था। और फिर आया वो फैसला कुन दिन, कन्नौज की लड़ाई। इस जंग ने सब कुछ तय कर दिया। हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ा और दिल्ली का तख्त शेर शाह के लिए खाली हो गया। यहीं से हिंदुस्तान में सूरवंश की शुरुआत हुई। देखिए, जंग जीतना एक बात है, पर एक सल्तनत को चलाना वो असली कला है, और शेर शाह इसी के माहिर थे। उसकी असली विरासत उसकी लड़ाइयां नहीं, बल्कि उसका राजकाज चलाने का तरीका है। तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने पूरे साम्राज्य को, मतलब पूरी सल्तनत को, बड़े करीने से छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। सबसे ऊपर साम्राज्य, फिर सूबे, सूबों के नीचे जिले जिन्हें सरकार कहा जाता था, फिर परगना, और सबसे आखिर में गांव। इस सिस्टम से हुकूमत चलाना बहुत आसान और असरदार हो गया। केंद्र में सरकार चलाने के लिए उन्होंने 4 मेन डिपार्टमेंट बनाए। सोचिए, जैसे आज मंत्रालय होते हैं, कुछ वैसा ही। दीवाने वजारत का काम था पैसा और टैक्स देखना। दीवाने अर्ज फौज को संभालता था। दीवाने रिसालत विदेशी मामले देखता था, और दीवाने इंशा शाही खतों और फरमानों का काम करता था। सब कुछ एकदम व्यवस्थित। ये उनका एक और कमाल का सुधार था जमीन को लेकर। उन्होंने पट्टा और कबूलियत सिस्टम शुरू किया। मतलब सरकार किसान को एक कागज देती थी, जिसे पट्टा कहते थे, जिस पर लिखा होता था कि जमीन कितनी है और टैक्स कितना देना है। किसान उस पर अपनी सहमति देता था, जिसे कबूलियत कहते थे। इससे बिचौलिए खत्म हो गए और किसानों को बहुत राहत मिली। अब बात करते हैं उन चीजों की जो आज भी हमें उनकी याद दिलाती हैं। सड़कें, सिक्के और उनकी विरासत। इन्हीं चीजों ने उनके साम्राज्य को एक साथ जोड़ा और मजबूत बनाया। पता है, आज जो हम रुपया इस्तेमाल करते हैं, उसकी नींव किसने रखी? शेर शाह ने। उन्होंने 180 ग्रेन का चांदी का एक स्टैंडर्ड सिक्का चलाया, जिसका नाम था रुपया। इसी ने पूरे साम्राज्य में व्यापार करना बहुत आसान बना दिया। 1700 ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इतनी सराएं यानी कि आराम गाहें बनवाई थी उन्होंने बड़ी बड़ी सड़कों पर। यहाँ मुसाफिर और व्यापारी आराम कर सकते थे, और ये जगह शाही डाक के लिए पोस्ट ऑफिस का काम भी करती थीं। और फिर आती है ग्रैंड ट्रंक रोड। ये तो जैसे साम्राज्य की लाइफलाइन थी। शेर शाह ने इस पुरानी सड़क को फिर से जिंदा कर दिया। इससे न सिर्फ व्यापार बढ़ा, बल्कि जरूरत पड़ने पर फौज भी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकती थी। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। अब हम शेरशाह के आखिरी दिनों की तरफ बढ़ते हैं, उनकी अचानक मौत और फिर उनके बनाए साम्राज्य के तेजी से बिखरने की कहानी पर। 1544 में मारवाड़ की मुश्किल जंग जीतने के बाद उन्होंने ये बात कही थी। इससे पता चलता है कि अपनी ताकत के शिखर पर होने के बावजूद वो जानते थे कि एक छोटी सी गलती भी कितनी भारी पड़ सकती है। और देखिए किस्मत का खेल। इतना बड़ा योद्धा जिसे कोई दुश्मन नहीं हरा पाया, वो एक हादसे का शिकार हो गया। कालिंजर के किले में बारूद के एक धमाके ने उनकी जान ले ली, और उनकी मौत के साथ ही उनकी सल्तनत का भविष्य भी धुंधला हो गया। शेर शाह के जाने के बाद
क्या हुआ? जो साम्राज्य उन्होंने 5 साल में बनाया था वो अगले 10 साल में ही बिखरने लगा। उनके वारिस कमजोर थे, आपस में ही लड़ने लगे, और इसी का फायदा उठाकर सिर्फ 10 साल बाद हुमायूं वापस आया और दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया। तो आखिर में सवाल यही उठता है, एक बादशाह की असली विरासत क्या होती है? उसका खून, उसका वंश, या फिर उसके काम, उसके विचार? शेर शाह सूरी का राज सिर्फ 15 साल चला, लेकिन उनका बनाया हुआ सिस्टम सदियों तक चलता रहा। यही बताता है कि उनकी असली सल्तनत उनका वंश नहीं बल्कि उनका काम था। क्या आप जानते हैं कि इतिहास के सबसे महान और प्रभावशाली शासकों में से एक मुगल शहंशाह अकबर पढ़ लिख नहीं सकते थे? हाँ, ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है ना? खासकर जब हम उनके इतने बड़े और इतने सुनियोजित साम्राज्य के बारे में सोचते हैं। सच तो ये है कि जब अकबर गद्दी पर बैठा तो मुगल साम्राज्य का नामो निशान लगभग मिट चुका था। उसके पिता हुमायूं की अचानक मौत ने सल्तनत को पूरी तरह से बिखेर दिया था। जैसा कि कई इतिहासकार कहते हैं, अकबर को विरासत में कोई साम्राज्य नहीं मिला था, उसे मिला था सिर्फ कांटों का ताज। तो सवाल यही उठता है कि एक ऐसा लड़का जिसकी उम्र महज 13 साल थी, जो पढ़ लिख नहीं सकता था और जिसके पास शुरुआत में सचमुच कुछ भी नहीं था, उसने आखिर कैसे हिंदुस्तान के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया? चलिए आज इसी कहानी की परतें खोलते हैं। तो चलिए कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। साल था 1556। शहंशाह हुमायूं की सीढ़ियों से गिरकर अचानक मौत हो गई और बस सल्तनत बिना किसी शासक के रह गई और राजधानी दिल्ली वो भी हाथ से निकल गई। इस मुश्किल घड़ी में 13 साल का अकबर राजधानी से बहुत दूर पंजाब में था। सोचिए, वो न सिर्फ बहुत छोटा था बल्कि पूरी तरह से असुरक्षित भी था। उसे अपने पिता की मौत की खबर मिली और साथ ही ये भी कि अब सल्तनत की पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई है। अब जरा उस वक्त के हालात देखिए। एक तरफ थे मुगल, जिनके पास था बस एक किशोर शहंशाह, न कोई बड़ी सेना और न ही राजधानी पर कोई कंट्रोल। और दूसरी तरफ था हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू, एक जबरदस्त सेनापति जिसने दिल्ली और आगरा दोनों पर कब्जा कर लिया था और खुद को हिंदुस्तान का सम्राट भी घोषित कर दिया था। हालात बद से बदतर थे। लेकिन कहते हैं ना, यहीं से कहानी पलटती है। यहीं से अकबर के एक महान शासक बनने का सफर शुरू होता है। और ये सिर्फ किसी जंग जीतने की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है मजबूत इरादों की और जबरदस्त समझदारी की। ये तस्वीर अपने आप में एक कहानी कहती है। देखिए, कोई शाही महल नहीं, कोई बड़ा जश्न नहीं। अकबर को पंजाब के एक छोटे से गांव कलानौर में ईंटों से बने एक चबूतरे पर ताज पहनाया गया। ये उसके शासन की बेहद मामूली और अनिश्चित शुरुआत थी। और फिर आया वो साल, वो निर्णायक मोड़, 1556, पानीपत की दूसरी लड़ाई। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये तो हिंदुस्तान के मुकद्दर का फैसला करने वाली थी। एक तरफ हेमू की विशाल और तजुर्बेकार सेना और दूसरी तरफ अकबर के संरक्षक बैरम खान के साथ मुट्ठी भर मुगल सैनिक। दांव पर सब कुछ लगा था। किस्मत ने अचानक पासा पलटा। एक तीर सीधा हेमू की आंख में जा लगा और हारी हुई बाजी जीत में बदल गई। इस जीत ने अकबर का सिंहासन तो बचा लिया, लेकिन असली लड़ाई तो अभी बाकी थी। और ये लड़ाई थी उसके अपने ही दरबार में मौजूद ताकतों से, जो उसे बस एक कठपुतली बनाकर रखना चाहती थीं। इतिहास में इस दौर को पेटीकोट सरकार कहा जाता है। इस दौरान अकबर की धायमा महम अनागा और उनका गुट ही सारे बड़े फैसले ले रहा था। लेकिन अकबर सिर्फ चुपचाप देखता नहीं रहा। उसने बड़ी होशियारी से अपने वफादार लोगों को इकट्ठा किया, सही वक्त का इंतजार किया और फिर 1562 में एक बड़ा कदम उठाते हुए महम अनागा के गुट को किनारे कर दिया और सत्ता की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली। ये उसकी राजनीतिक समझ का पहला बड़ा सबूत था। तो अब जब सत्ता पर पकड़ मजबूत हो गई, अकबर ने उस काम की शुरुआत की जिसके लिए उसे आज भी याद किया जाता है, एक विशाल, एक मजबूत और एक बेहतरीन ढंग से चलने वाले साम्राज्य का निर्माण। तो उसने ये किया कैसे? इसका जवाब है एक कमाल की व्यवस्था में, जिसे कहते हैं मनसबदारी। ये एक तरह की मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था थी। हर अधिकारी को 2 रैंक दिए जाते थे। पहला जात, जिससे उसका पद और उसकी सैलरी तय होती थी, और दूसरा सवार, जिससे ये पता चलता था कि उसे कितने घुड़सवार सैनिक मेंटेन करने हैं।
ये दिखाता है कि अकबर सिर्फ एक योद्धा नहीं था, बल्कि एक बेहतरीन मैनेजर भी था। और बात सिर्फ सेना की नहीं थी। अकबर ने प्रशासन और रेवेन्यू के सिस्टम में भी क्रांति ला दी थी। उसकी दहसाला प्रणाली को ही देखिए। जमीन को उसकी पैदावार की क्षमता के हिसाब से 4 हिस्सों में बांटा गया। इससे हुआ ये कि किसानों पर टैक्स का बोझ सही तरीके से बढ़ गया और सल्तनत की आमदनी भी स्थिर हो गई। लेकिन अकबर की कहानी सिर्फ एक विजेता या एक प्रशासक की नहीं है। वो एक विचारक भी था, एक ऐसा इंसान जो हमेशा सच और ज्ञान की खोज में लगा रहता था। और उसकी नीतियां और उसका फलसफा ही था जिसने उसे सच में महान बनाया। देखिए, सत्ता पर पूरी तरह कंट्रोल पाते ही उसने क्या किया। 1562 में उसने युद्ध बंदियों को गुलाम बनाने की प्रथा बंद कर दी। 1563 में तीर्थ यात्रा पर लगने वाला टैक्स खत्म कर दिया। और 1564 में उसने जजिया कर को हटा दिया, जो सदियों से गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी कदम थे। उसके ज्ञान की प्यास इतनी गहरी थी कि वो उसे इबादत खाने तक ले गई। फतेहपुर सीकरी में ये एक ऐसी जगह थी जहां हर गुरुवार को अलग अलग धर्मों के विद्वान इकट्ठा होते थे और ईश्वर, धर्म और जिंदगी के बड़े सवालों पर खुलकर बहस करते थे। और देखिए वहां कौन कौन आते थे। मुस्लिम उलेमा, हिंदू पंडित, जैन मुनि, पारसी पुजारी और यहाँ तक कि यूरोप से आए ईसाई मिशनरी भी। अकबर सबकी बातें बड़े ध्यान से सुनता था ताकि वो हर धर्म की गहराई को, उसके असली सार को समझ सके। तो इन सभी चर्चाओं और बहसों का निचोड़ क्या निकला? एक सिद्धांत जिसे कहा गया सुलह ए कुल। इसका सीधा सा मतलब था सबके साथ शांति। ये अकबर की राजकीय नीति बन गई, जिसका मकसद था कि साम्राज्य में किसी भी इंसान के साथ उसके धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न हो और सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहें। तो आखिर में अकबर ने हमारे लिए क्या छोड़ा? उसकी विरासत सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों और जीती हुई लड़ाइयों तक ही नहीं है, बल्कि उन विचारों में है जो आज भी उतने ही जरूरी हैं जितने तब थे। चलिए इसे संक्षेप में समझते हैं। अकबर ने भारत को राजनीतिक तौर पर एक किया। उसने एक ऐसा प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जिसका असर सदियों तक रहा। उसने कला और संस्कृति के एक ऐसे संगम को बढ़ावा दिया जो बिल्कुल अनोखा था। और सबसे बढ़कर उसने धार्मिक सहिष्णुता का एक ऐसा मॉडल पेश किया जो अपने समय से बहुत बहुत आगे था। और ये सब हमें आज के लिए एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की इस बटी हुई दुनिया में जहां धर्म और पहचान को लेकर इतने झगड़े हैं, क्या 16वीं सदी के एक अनपढ़ शहंशाह की सुलह ए कुल यानी सार्वभौमिक शांति की नीति हमें आगे का कोई रास्ता दिखा सकती है? सोचने वाली बात है। नमस्कार। सोचिए, क्या एक ही इंसान, एक ही शासक क्रूर भी हो सकता है, न्यायप्रिय भी, और साथ ही कला का शायद सबसे बड़ा पारखी भी? ये एक पहेली जैसा लगता है ना? खैर, आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे और मुगल सम्राट जहांगीर के इसी दिलचस्प और सच कहूं तो काफी जटिल व्यक्तित्व की परतों को खोलेंगे। सिर्फ एक वाक्य और ये जहांगीर के चरित्र की, अब कह सकते हैं, सबसे बड़ी पहचान को सामने ले आता है। कला का एक ऐसा पारखी जैसा शायद ही कोई दूसरा शासक हुआ हो। और ये समझिए, ये सिर्फ कोई हॉबी या शौक नहीं था। नहीं, ये उनके शासन, उनकी पूरी पहचान का एक बहुत ही अहम हिस्सा था। तो ठीक है, चलिए फिर इसमें और गहराई से उतरते हैं। हम शुरुआत करेंगे उनके शहजादे से सम्राट बनने के सफर से। फिर देखेंगे कि सिंहासन पर उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके बाद हम नूरजहां के उस प्रभावशाली दौर की बात करेंगे और आखिर में उनकी कला और न्याय की विरासत को समझेंगे। तो हमारी कहानी सम्राट से नहीं, बल्कि शहजादे सलीम से शुरू होती है। ये वही सलीम थे जो सम्राट अकबर के बहुत लंबे इंतजार के बाद पैदा हुए बेटे थे। तो उनका जो शुरुआती जीवन था वो एक तरफ तो शानो शौकत और जुनून से भला हुआ था, लेकिन उसी के साथ साथ उनके अंदर एक बहुत गहरी महत्वाकांक्षा भी पल रही थी। और ये महत्वाकांक्षा आप देखिए इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्होंने अपने ही महान पिता सम्राट अकबर को चुनौती दे डाली। और फिर जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने सलीम नाम को पीछे छोड़ दिया और जहांगीर की उपाधि अपनाई। इसका मतलब था दुनिया को जीतने वाला। ये अपने आप में मुगल साम्राज्य के लिए एक नए दौर का ऐलान था।
लेकिन जहांगीर का शासन कोई फूलों की सेज नहीं था, बिल्कुल नहीं। गद्दी पर बैठते ही उनकी असली परीक्षा शुरू हो गई। उन्हें अपने ही परिवार के अंदर से उठे विद्रोह और अपने पिता के शासनकाल के कुछ अधूरे कामों का सामना करना पड़ा। सोचिए, अपने शासन के सिर्फ 1 साल बाद ही जहांगीर को सबसे बड़े विश्वासघात का सामना करना पड़ा। और ये विश्वासघात किसी और ने नहीं, उनके अपने ही सबसे बड़े बेटे खुसरो ने किया था। इस विद्रोह को तो बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसके जो नतीजे निकले वो बहुत गंभीर थे। इसी में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड देना भी शामिल था। और ये एक ऐसा मोड़ था, एक ऐसा पल जिसने मुगल सिख रिश्तों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। भविष्य में किसी भी तरह के खतरे को जड़ से ही खत्म करने के लिए जहांगीर ने एक बेहद क्रूर फैसला सुनाया, अपने ही बेटे को अंधा करने का हुक्म। ये मुगल राजनीति की उस बेरहमी का एक साफ उदाहरण है। लेकिन इस पारिवारिक कलह के बीच जहांगीर ने साम्राज्य विस्तार का काम भी जारी रखा। और पता है, वो उन जगहों पर भी कामयाब हुए जहां अकबर को भी पूरी सफलता नहीं मिली थी, खास तौर पर मेवाड़ को अधीन करना। इस संधि के तहत मेवाड़ ने मुगल बादशाहत तो मान ली, लेकिन उन्हें सम्मानजनक शर्तों पर अपना राज चलाने की आज़ादी मिली। और अब हम आते हैं जहांगीर के शासनकाल के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर। साल था 1611 और उनका विवाह एक ऐसी महिला से हुआ जो बहुत जल्द मुगल इतिहास की सबसे ताकतवर शख्सियतों में से एक बनने वाली थीं। और ये है नूरजहां। इनकी बुद्धि और राजनीतिक समझ इतनी जबरदस्त थी कि जहांगीर की पूरी सहमति से उन्होंने असल में पूरे साम्राज्य को चलाया। और ये सिर्फ प्यार की वजह से नहीं हुआ। देखिए, जहांगीर का स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा था और उनकी नशे की लत भी। इन सब चीजों ने मिलकर नूरजहां को सत्ता के बिल्कुल केंद्र में ला खड़ा किया। उन्होंने अपनी ताकत को और मजबूत करने के लिए अपने सबसे करीबी रिश्तेदारों का एक गुट बना लिया, एक तरह का पावर सेंटर, जिसने उनके परिवार को मुगल दरबार के दिल में बिठा दिया। और ये जो तुलना है ना, ये उस बड़े बदलाव को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है जो उनके शासन में आया। सोचिए, 1611 से पहले जहांगीर ही असली शासक थे, लेकिन उसके बाद सत्ता एक तरह से साझा हो गई और उस साझा सत्ता में ज्यादातर वक्त कमान नूरजहां के ही हाथों में होती थी। अब जहांगीर की जिंदगी के आखिरी दौर में उनकी विरासत को युद्ध ने नहीं, बल्कि न्याय, कला और वास्तुकला में उनके योगदान ने शक्ल दी। उन्होंने एक बहुत मशहूर न्याय की जंजीर लगवाई। ये सिर्फ सोने की एक जंजीर नहीं थी, नहीं, ये इस बात का एक शक्तिशाली प्रतीक थी कि कोई भी आम इंसान बिना किसी डर के सीधा बादशाह से इंसाफ की गुहार लगा सकता था। लेकिन राजनीति और न्याय से भी बढ़कर अगर उनका कोई जुनून था तो वो थी चित्रकला। याद है वो शुरू का वाक्य, जहांगीर ने ऐसे ऐसे कलाकारों को संरक्षण दिया जिन्होंने मुगल पेंटिंग को उसकी बुलंदियों तक पहुंचा दिया। इनमें से 2 कलाकारों का नाम सबसे ऊपर आता है। एक थे उस्ताद मंसूर, जो अपनी कूची से किसी भी जानवर की रूह को कागज पर उतार सकते थे, और दूसरे थे अबुल हसन, जो इंसानी तस्वीरों और दरबारी जिंदगी को बनाने के माहिर थे। इस दौर में वास्तुकला भी अपने चरम पर पहुंची और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है ये मकबरा, जिसे नूरजहां ने अपने पिता इतिमाद उद दौला के लिए बनवाया था। ये इमारत आगे चलकर ताजमहल के लिए एक प्रेरणा बनी। अब ये मकबरा एक और वजह से बहुत खास है। ये हमें एक बिल्कुल नई कलात्मक तकनीक से मिलवाता है, जिसे कहते हैं पिएत्रा ड्यूरा। इसमें होता क्या था कि कीमती पत्थरों को बड़ी बारीकी से तराशकर संगमरमर में जड़ा जाता था, और यही कला आगे चलकर मुगल वास्तुकला की एक पहचान बन गई। तो आखिर में हमारे सामने एक बहुत ही उलझी हुई एक जटिल तस्वीर बचती है। एक ऐसा शासक जो एक पल में क्रूर है तो दूसरे में न्यायप्रिय, एक भावुक प्रेमी भी है और शायद इतिहास का सबसे बड़ा शाही कला पारखी भी। तो सवाल यही उठता है कि क्या उनकी कला की इतनी बड़ी विरासत उनकी क्रूरता पर पर्दा डाल सकती है? उन्हें सबसे ज्यादा किस लिए याद रखा जाना चाहिए? दुनिया के सबसे मशहूर स्मारकों में से एक ताजमहल, उसके पीछे जो इंसान था, आज हम उसकी कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे। हाँ, हम सब ने सुना है, ताजमहल एक बादशाह की अपनी बेगम के लिए बेइंतहा मोहब्बत की निशानी। ये वो कहानी है जो हर किसी को पता है, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ये पूरी कहानी नहीं है। असलियत तो संगमरमर की उन दीवारों से कहीं ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प है।
तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बादशाह अकबर के जमाने से, जब एक शहजादे का जन्म हुआ। उसका नाम था खुर्रम। शहजादा खुर्रम सिर्फ एक शहजादा नहीं था। बचपन से ही तीरंदाजी, तलवारबाजी इन सब में माहिर, पर पढ़ाई में भी उतना ही होशियार। मेवाड़ पर उसकी जबरदस्त जीत ने उसके पिता बादशाह जहांगीर को इतना खुश किया कि उन्होंने उसे एक नया नाम दिया, शाहजहां, यानी दुनिया का राजा। और फिर साल 1628 में वो हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा। मगर बादशाह बनना इतना आसान कहाँ था। असल में ये पूरा मामला एक पारिवारिक ड्रामा बन चुका था। सल्तनत के अंदर ही सत्ता के लिए एक जबरदस्त खींचतान शुरू हो गई थी। देखिए, मामला बड़ा दिलचस्प है। एक ही परिवार दो खेमों में बटा हुआ। एक तरफ थी मलिका नूरजहां, वो चाहती थीं कि उनका दामाद शहरयार अगला बादशाह बने, और दूसरी तरफ उन्हीं के भाई आसफ खान, जो अपने दामाद यानी शाहजहां के साथ खड़े थे। तो जब जहांगीर की मौत हुई, इसी पारिवारिक खींचतान ने तय किया कि अगला बादशाह कौन होगा। तो शाहजहां बादशाह बन गए, और यहीं से शुरू होता है उनका शासनकाल। एक ऐसा दौर जो अपनी शान और शौकत और एक गहरे दुख दोनों के लिए याद किया जाता है। शाहजहां के दौर को मुगल सल्तनत का गोल्डन एज भी कहते हैं। और क्यों न कहें, जरा सोचिए, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद और वो मशहूर तख्ते ताऊस जो सोने और कीमती पत्थरों से जड़ा था, ये सब उसी दौर की देन है। अरे, उन्होंने तो एक पूरा शहर ही बसा दिया जिसे आज हम पुरानी दिल्ली कहते हैं। 14 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो नंबर है जिसने शाहजहां की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। साल था 1631। उनकी सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त इस दुनिया से चली गईं। कहते हैं कि मुमताज की मौत ने शाहजहां को अंदर से तोड़कर रख दिया था, मतलब पूरी तरह से। उन्होंने रंगीन कपड़े पहनने छोड़ दिए, दरबार आना बंद कर दिया, और किस्से तो ये भी हैं कि इस गम में उनके बाल और दाढ़ी रातों रात सफ़ेद हो गए थे। लेकिन उन्होंने अपने इस बेइंतहा गम को एक ऐसी चीज़ में बदला जो आज तक अमर है। उन्होंने तय किया कि वो अपनी बेगम की याद में एक ऐसा मकबरा बनवाएंगे जैसा दुनिया में कोई दूसरा ना हो। और बस यहीं से ताजमहल की कहानी शुरू हुई। सोचिए, 20,000 कारीगर और लगभग 20 साल लगे इसे बनाने में। एक तरफ तो वो अपनी मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी बनवा रहे थे, पर दूसरी तरफ उनकी अपनी सल्तनत पर एक नया खतरा मंडरा रहा था। शाहजहां का बुढ़ापा, उनकी बीमारी और उनके ही बेटों के बीच शुरू होने वाली एक खूनी जंग, एक सिविल वॉर का मैदान बनने वाला था। तो तख्त के लिए दो बड़े दावेदार थे। पहले दारा शिकोह, शाहजहां के सबसे बड़े और सबसे लाडले बेटे, जिन्हें वो अपना वारिस बनाना चाहते थे। लेकिन दारा के जो धार्मिक विचार थे ना, वो थोड़े खुले थे, जो दरबार के कई अमीरों को पसंद नहीं थे। और दूसरी तरफ था औरंगजेब, एक काबिल लेकिन थोड़ा दूर का बेटा, पर उसे दरबार का पूरा समर्थन हासिल था। तो हुआ ये कि 1657 में शाहजहां बहुत बीमार पड़ गए। औरंगजेब ने फौरन इस मौके को बुनाया। उसने दारा पर इल्जाम लगाया कि वो बादशाह की बीमारी छुपा रहा है ताकि तख्त पर कब्जा कर सके। फिर उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर हमला कर दिया। दारा हार गया और औरंगजेब ने बड़ी चालाकी से सल्तनत पर कब्जा कर लिया और अपने ही पिता को, उन्हें आगरा के किले में नजरबंद कर दिया। चलिए अब शाहजहां की जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातों पर आते हैं जिनके बारे में बहुत चर्चा होती है। दो सबसे बड़ी अफवाहें, और देखते हैं कि इतिहास असल में क्या कहता है। पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कत्ल किया था? ये सवाल सदियों से गूंज रहा है। तो सच क्या है? देखिए, ज्यादातर ऐतिहासिक सबूत इस बात को नहीं मानते। औरंगजेब के लिए ऐसा करने का कोई राजनीतिक कारण था ही नहीं। तख्त तो उसे मिल ही चुका था, और शाहजहां बूढ़े और बीमार थे, उनसे कोई खतरा नहीं था। बल्कि रिकॉर्ड्स बताते हैं कि औरंगजेब ने उनकी देखभाल के लिए नौकर रखे थे, और उनकी बेटी जहां आरा तो उनके आखिरी वक्त तक उनके साथ ही थी। अब आते हैं दूसरी और शायद सबसे सनसनीखेज अफवाह पर। क्या शाहजहां का अपनी ही बेटी जहांआरा के साथ कोई गलत रिश्ता था? जब इस अफवाह की जड़ों को खंगाला गया तो एक बड़ी अजीब बात सामने आई। ये बात किसी भी हिंदुस्तानी, फारसी या अरबी इतिहासकार ने नहीं लिखी है। इसका जिक्र आता है कुछ ब्रिटिश लेखकों की किताबों में, और इसकी एक खास वजह थी। देखिए, जहांआरा सिर्फ एक शहजादी नहीं थी, वो एक बहुत ही काबिल और पावरफुल बिजनेस वुमन थी।
वो सल्तनत का पूरा ट्रेड संभालती थीं और उस दौर में ब्रिटिश व्यापारी भारत में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जहां आरा की वजह से उनकी दाल नहीं गल रही थी। तो ये अफवाह असल में अपने एक ताकतवर कॉम्पिटिटर को बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश थी। तो सोचिए जरा, एक ऐसा बादशाह जिसकी हुकूमत की कोई सीमा नहीं थी, उसका अंत एक कैदी के तौर पर हुआ। वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन आगरा के किले की एक खिड़की से अपनी ही बनाई सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल को देखते हुए गुजारता रहा। और यहीं पर एक सवाल उठता है, किसी इंसान की विरासत क्या होती है? क्या वो पत्थरों से बनी इमारतें हैं, या फिर उन इमारतों के पीछे छिपी मोहब्बत, जुनून और मुगल सल्तनत का शायद सबसे ताकतवर और हाँ, सबसे ज्यादा विवादास्पद बादशाह कौन था? औरंगजेब। एक ऐसा नाम जिसके साथ तारीफें भी जुड़ी हैं और इल्जाम भी। आज हम औरंगजेब की इसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, एक तरफ तो उन्हें जिंदा पीर यानी एक जीता जागता संत कहा जाता था, क्योंकि वो बहुत ही सादा जीवन जीते थे, नैतिक रूप से काफी कठोर थे। और फिर सिक्के का दूसरा पहलू, एक ऐसा बेरहम शहंशाह जिसका पूरा राज ही लगातार जंग और मजहबी कट्टरपंथ पर टिका था। तो सवाल उठता है, असली औरंगजेब था कौन? एक संत या एक जालिम शासक? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो औरंगजेब की कहानी शुरू होती है एक खूनी जंग से। अपने ही भाइयों को हराकर जब वो तख्त पर बैठा तो उसका इरादा बिल्कुल साफ था। उसका एक ही मकसद था, पूरे हिंदुस्तान को एक मजबूत इस्लामी साम्राज्य में ढालना। और उन्होंने ये बात छुपाई भी नहीं। उनका कहना था कि मेरा लक्ष्य है इस दारुल हर्ब को, मतलब जंग की जमीन को, दारुल इस्लाम यानी इस्लाम की जमीन बनाना। और सच पूछिए तो यही एक लाइन उनके पूरे शासन की कहानी कह देती है। अब इस मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए, जैसे 1679 में गैर मुसलमानों पर जजिया टैक्स जो अकबर ने हटा दिया था उसे फिर से लगा दिया। शाही दरबार में संगीत, नाचना गाना, पेंटिंग सब बंद। यहां तक कि जो रस्में अकबर के जमाने से चली आ रही थी, जैसे झरोखा दर्शन या तुलादान, वो भी खत्म कर दी गईं। अरे, सिक्कों पर से कलमा तक हटवा दिया गया। लेकिन यहीं पर एक बड़ा मजेदार और अजीब सा विरोधाभास देखने को मिलता है। जो बादशाह अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा रहा था, वो खुद एक बेहतरीन वीणा वादक था। है ना कमाल की बात? ये दिखाता है कि औरंगजेब का किरदार कितना पेचीदा था। अब जाहिर सी बात है, जब नीतियां इतनी सख्त होंगी तो बगावत तो होगी ही, और हुई भी। देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में विद्रोह की आग ऐसी भड़की कि बुझाए नहीं बुझ रही थी। इस आग में सबसे पहली चिंगारी लगाई जाटों ने। ये गोकुल और राजाराम जैसे नेताओं की अगुवाई में एक बड़ा किसान आंदोलन था जो इन जुल्म भरी नीतियों के खिलाफ खड़ा हुआ। और ये कोई मामूली बगावत नहीं थी। इसका अंदाजा बस इस एक बात से लगा लीजिए कि जाट नेता राजाराम ने गुस्से में आकर अकबर की कब्र तक को खोद डाला, उसे लूटा और उनकी हड्डियों को जला दिया। सोचिए, ये उस वक्त इस्लामी आस्था पर कितना बड़ा और सीधा हमला था। ये लड़ाई सिर्फ जमीन या सियासत की नहीं थी, अब ये मजहब तक पहुंच चुकी थी। हुआ ये कि सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को दिल्ली बुलाया गया। उनसे कहा गया कि वो इस्लाम अपना ले। उन्होंने साफ इनकार कर दिया, और इसका नतीजा 1675 में दिल्ली में सबके सामने उनकी हत्या कर दी गई। इस एक घटना ने मुगलों और सिखों के बीच एक कभी न खत्म होने वाली दुश्मनी की दीवार खड़ी कर दी। और बगावत की ये आग सिर्फ बाहर ही नहीं, बल्कि महल के अंदर तक पहुंच गई थी। सोचिए, औरंगजेब का खुद का बेटा शहजादा अकबर, वो भी अपने बाप के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। उसे लगने लगा था कि उसके पिता की नीतियां मुगल सल्तनत को तबाह कर देंगी। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 33%। क्या लगता है ये क्या हो सकता है? ये औरंगजेब की फौज में हिंदू मनसबदारों, मतलब हिंदू कमांडरों की संख्या थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये तादाद किसी भी दूसरे मुगल बादशाह के दौर से सबसे ज्यादा थी। अब बताइए, ये एक और बड़ा विरोधाभास है। जो कहानी हम सुनते हैं कि वो पूरी तरह से हिंदू विरोधी था, ये आंकड़ा तो उस कहानी पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है ना? चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और औरंगजेब के राज के दूसरे और आखिरी हिस्से पर चलते हैं। हुआ ये कि अपने बागी बेटे का पीछा करते करते वो दक्षिण भारत यानी दक्कन पहुंचे, और दक्कन उनके लिए एक ऐसा दलदल साबित हुआ जिसमें वो फंसे तो फिर कभी निकल ही नहीं पाए। साल था 1682 जब वो दक्कन पहुंचे, और उसके बाद कभी भी उत्तर भारत वापस नहीं आ सके। हाँ, उन्होंने बीजापुर और गोलकुंडा की सल्तनतें जीत ली, मराठा राजा संभाजी को भी पकड़कर मार दिया, लेकिन मराठों की लड़ाई खत्म नहीं हुई।
वो एक अंतहीन जंग में उलझ गए। पूरे 25 साल, सोचिए 25 साल वो दक्कन में ही लड़ते रहे और आखिरकार 1707 में उसी दक्कन की मिट्टी में उनकी मौत हो गई। और इसीलिए इतिहासकार कहते हैं कि दक्कन औरंगजेब का कब्रिस्तान बन गया। ये सिर्फ उनकी मौत की जगह नहीं थी, ये मुगल साम्राज्य के खजाने और ताकत का भी कब्रिस्तान था। इस कभी न खत्म होने वाली जंग ने सल्तनत को अंदर से खोखला कर दिया था। तो सवाल यह है कि जब 1707 में औरंगजेब की मौत हुई तो वो अपने पीछे कैसी सल्तनत छोड़कर गया। उनकी विरासत भी बिल्कुल उनकी शख्सियत की तरह एक ही सिक्के के दो पहलू जैसी थी। एक तरफ ये एक कामयाबी थी, मुगल साम्राज्य का नक्शा इतना बड़ा कभी नहीं था जितना औरंगजेब के वक्त में, अफगानिस्तान से लेकर कावेरी नदी तक। लेकिन इस कामयाबी की कीमत क्या थी? कीमत थी एक खाली खजाना, एक थकी हारी फौज और एक ऐसा साम्राज्य जो लगातार बगावतों की वजह से बिखरने की कगार पर खड़ा था। और यहीं पर आकर हम उसी सवाल पर लौटते हैं जहां से शुरू किया था। क्या औरंगजेब की अपनी ही धर्मनिष्ठा, उसकी अपनी ही लगन एक ऐसा साम्राज्य बनाने की जो उसके हिसाब से सही था? क्या उसी लगन ने आखिर में उस साम्राज्य को तबाह कर दिया? क्या उसने जो बनाया उसे खुद ही तोड़ दिया? ये एक ऐसा विरोधाभास है, एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब